बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास में हम बीए थर्ड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स का आज हमें यूनिट 6 को भी कंप्लीट करा रहे हैं। हमारा यूनिट जो 6 है इसमें जितने भी आपके विचारक दिए हुए हैं सभी के हम आर्थिक विचार आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं और बहुत ही शीघ्र इसके 2 यूनिट और आपकी बचे हैं क्योंकि टोटल इसमें 8 आपके चैप्टर हैं, 8 आपके यूनिट हैं। उनको भी बहुत ही शीघ्र हम इसी माह में इसका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद हम इसके मॉडल पेपर को देखेंगे। फिर संपूर्ण पाठ्यक्रम से हमारा एक महासंग्राम की क्लास आएगी। तो यदि आपने कोई भी बुक नहीं लिया तो आपको लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने जो भी 3 सब्जेक्ट आपके हैं मेन, उनकी आप तैयारी कर सकते हैं। एक आपका जो कंपलसरी का पेपर होगा, जो एक माइनर का पेपर होगा, सारी के सारी जो है तैयारी आप मेरे चैनल से कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। हर एक सब्जेक्ट की आपको जो है क्लासें मिल जाएंगी, चैप्टर्स क्लासें मिल जाएंगी, मॉडल पेपर भी मैं सोल्व करवाता हूँ और हमारी महासंग्राम की भी क्लास आपको मिल जाएगी जो कि संपूर्ण पाठ्यक्रम से हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराते हैं। तो चलेगा ना ज़्यादा समय लगाते हुए सीधे आज की क्लास के माध्यम से जो इकोनॉमिक्स जो यूनिट जो 6 है इसको भी आज हम कंप्लीट करा रहे हैं। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे और सेशन को दोस्तों बाद शेयर करेंगे। इससे सभी विद्यार्थी सभी जो है चैप्टर्स क्लासों को कह सकते हो देख ले, सारी जो है जितना भी कोर्स है उनको पढ़ ले, क्योंकि इससे बाहर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आपका बनने वाला नहीं है। पेपर आपका इकोनॉमिक्स का है, इसमें आपको पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, मतलब जो आर्थिक विचारों का इतिहास जो है आपको पढ़ना है। यूपी के जितने विश्वविद्यालय है सभी का सिलेबस सेम है, यही आपको पढ़ना है। तो चलेगा, इसका यूनिट 6 क्या है सबसे पहले इसको समझ लीजिएगा। मैंने आपका जो 5 यूनिट मैंने आपको कराए थे, तो इसमें आपके जो कह सकते हो क्लासिकल पीरियड के जो विचारक थे जैसे कि एडम स्मिथ जी और आपके जो है डेविड रिकार्डो, मल्थस, इन सभी के जो है आर्थिक विचार आप लोगों को समझ जो है हमने रखे थे। आज की हमारी क्लास जो रहेगी यूनिट 6 की। यूनिट 6 में आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपके जर्मन जो है रोमांटिक और जो है सोशलिस्ट है इसमें, जैसे कि सिस्मांडी के आर्थिक विचार क्या है, कार्ल मार्क्स जी के जो है आर्थिक विचार क्या है, और आपके जो है जेविसे का जो कि बाजार नियम एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, और जो है कह सकते हो जेस मिल, इन सभी के जो आर्थिक विचार इन्होंने दिए हैं, हम हर एक कह सकते हो जो भी इनके आर्थिक विचार जितने भी इन्होंने दिए हैं सभी हम आर्थिक विचार आज हम क्लास के माध्यम से हम करा देंगे। इससे में से कोई भी जो है आर्थिक विचार इनका पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि हमारी चैप्टर्स क्लासों में हम हर एक क्वेश्चन को विस्तार से लेके चलते हैं, क्योंकि ये जितने भी विचारक हैं इन्होंने काफ़ी जो है अपने मत दिए हैं, विचार दिए हैं, सभी सिद्धांत दिए हैं अलग अलग कह सकते हो थ्योरी को लेकर, तो इन्हीं को आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सिस्मांडे के आर्थिक विचार क्या है इसको समझ लीजिएगा सबसे पहले, जो कि पहला ही इसमें आपका क्वेश्चन था। सिस्मांडी जो है एडम स्मिथ के विचार से प्रभावित हुआ था, किंतु बात की परिस्थितियों से सिस्मांडी को जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र का आलोचना जो है बना दिया। उनकी एक पुस्तक थी सिस्मांडी की, द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, इसमें जो है प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की कड़ी आलोचना की इन्होंने। सिस्मांडी जो है समाजवादी चिंतक थे जिनके जो है प्रमुख विचार निम्नलिखित यहाँ से दिए हुए हैं। इनके बहुत सारे प्रमुख विचार है जैसे कि अर्थशास्त्र का उद्देश्य। तो सिस्मांडी ने अर्थशास्त्र का क्या उद्देश्य है, इसका क्या आयाम है, ये भी बताया है सिस्मांडी ने कहा है कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार जो अर्थशास्त्र का जो होता है धन का विज्ञान है, ठीक है। ये जो है सिस्मांडी कहते हैं कि प्रतिष्ठित जो अर्थशास्त्री है इनके अनुसार जो अर्थशास्त्र होता है ये धन का विज्ञान है। किसका विज्ञान है, ये धन का विज्ञान है, और मनुष्य का जो उद्देश्य रहता है धन कमाना है, ठीक है। मनुष्य का उद्देश्य क्या है, धन कमाना है। किंतु जो है सिस्मांडी ने इस विचार की आलोचना की, मतलब जो है सिस्मांडी ऐसा नहीं मानते हैं, ये इस बात की आलोचना करते हैं क्योंकि हमारे जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं, विभिन्न हमारे जो कह सकते हो अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने कहा है कि अर्थशास्त्र का मतलब होता है धन का ये विज्ञान है, और मनुष्य की जो आवश्यकता होती है, मनुष्य का जो उद्देश्य रहता है धन कमाना है। लेकिन सिस्मांडी ऐसा नहीं मानते हैं, इसकी सिस्मांडी ने आलोचना की है और कहा है कि अर्थशास्त्र का उद्देश्य जो है धन प्राप्त करना नहीं है। सिस्मांडी ने कहा कि अर्थशास्त्र का उद्देश्य जो है धन प्राप्त करना नहीं है, बल्कि जो मानव है उसका कल्याण करना है, ठीक है। इन्होंने कहा है कि जो है मनुष्य का उद्देश्य जो है धन कमाना नहीं है, बल्कि जो अर्थशास्त्र का उद्देश्य धन कमाना नहीं बल्कि जो मानव है उसका कल्याण करना है। सिस्मांडी के अनुसार यदि हम मानव कल्याण के स्थान पर धन को अधिक जो है महत्व देते हैं तब जो है हम गलत रास्ते पर जो है चलने लगते हैं। मतलब ये कहते हैं, ये सिस्मांडी कहते हैं जब हम मानव कल्याण के स्थान पर धन को अधिक जब हम महत्व देने लगते हैं तब हम एक गलत रास्ते पर चलने लगते हैं। जाहिर सी बात इनकी बात काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि इनका मानना है जब आप मनुष्य के कल्याण को ना देखकर केवल आप धन का जो है उसके कह सकते हो उसके महत्व को देखते हो, उसको जुटाने में समय लगाते हो, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक आप कह सकते हो गलत रास्ते पर आप चलने लगते हो।
और इस प्रकार से सिसमांडी जो है धन के उत्पादन के साथ साथ जो है वितरण पक्ष पर भी जो है बल देता है। तो ये था इनका जो है अर्थशास्त्र का उद्देश्य। अब यहाँ से हम अति उत्पादन का भी सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया है, इसको भी हम समझेंगे। तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का विचार था कि अति उत्पादन की समस्या जो है उत्पन्न नहीं होती है। मतलब जो है जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री बहुत सारे हमारे वे कहते हैं कि जो अति उत्पादन इसकी समस्या उत्पन्न नहीं होती है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का यह विचार है कि जेबीसी के बाजार नियम पर आधारित था। जेबीसी ने यह स्पष्ट किया है कि यदि बाजार में हस्तक्षेप ना हो तो पूर्ति अपनी मांग जो है स्वयं उसका सर्जन करती है। अतः इसलिए या जो है अति संभव नहीं है कि, किंतु जो सिसमांडी है इन्होंने जो इस प्रकार की कट आलोचना की है इस बात की, और सिसमांडी ने जो स्पष्ट किया है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मांग व पूर्ति में असंतुलन उत्पन्न होना सामान्य सी घटना है, और इस जो है असंतुलन के कारण जो अति उत्पादन है यह हो सकता है, इनका मानना है। ठीक है। जबकि जेबीसी का नियम क्या कहता है? जेबीसी का नियम ये कहता है कि मांग जो अपने कह सकते हो मांग जो पूर्ति होती है अपनी मांग का जो है स्वयं सर्जन करती है। बहुत सारे हमारे जो कि अर्थशास्त्री हैं ये भी इनके जो है बाजार नियम से सहमत हैं जेबीसी के, लेकिन सिसमांडी कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। इस नियम की इन्होंने आलोचना की है और कहा है स्पष्ट किया है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मांग व पूर्ति में जो मांग होती है, जो उसकी पूर्ति की जाती है, किसी वस्तु की जो मांग होती है, डिमांड होती है मार्केट में, जब उसकी पूर्ति की जाती है तो उसके बीच में एक असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। एक असंतुलन की घटना होना एक सामान्य सी बात है, इनका कहना है, और इस असंतुलन के कारण अति उत्पादन भी हो सकता है, इनका ही मानना है। जबकि जेबीसी कहते हैं कि इससे कोई भी अति उत्पादन नहीं होता है। ठीक है। जाहिर सी बात है किसी वस्तु का जो है बाजार में काफी उसकी जो है डिमांड है, तो जब कंपनी उसको अधिक मात्रा में बनाने लगेगी, हो सकता है मार्केट में उसकी डिमांड भी घट जाए, तो जो माल पहले से जो बन गया है मार्केट में, तो जाहिर सी बात उसका अति उत्पादन ही तो हो गया। तो ये जो है सिसमांडी का कहना है। जबकि जेबीसी कहते हैं कि जो है जो पूर्ति होती है अपनी मांग की जो है सर्जन स्वयं करती है। ठीक है। फिर यहाँ से इन्होंने अगला जो सिद्धांत उन्होंने बताया, अपने जो विचार रखे हैं मशीनीकरण पर रखे हैं सिसमांडी ने। ठीक है। सिसमांडी ने जितने भी अपने विचार दिए हैं, जो भी हमारे कह सकते हो प्रतिष्ठित जो अर्थशास्त्री हैं, उनकी बातों की आलोचना की है, उनको गलत साबित करके अपने जो है मत को स्पष्ट किया है। जैसे कि मशीनीकरण, तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने श्रम विभाजन व मशीनीकरण है, जो मशीन के द्वारा कोई चीज़ का उत्पादन होता है, ठीक है, मशीनीकरण को जो उत्पादन वृद्धि के लिए लाभप्रद जो है माना है। मतलब जो है जितने भी हमारे प्रतिष्ठित जो अर्थशास्त्री है, ठीक है, इन्होंने कहा है कि श्रम विभाजन व जो मशीनीकरण होता है जिससे उत्पादन होता है, तो इससे जो उत्पादन में वृद्धि भी होता है और लाभ भी जो है इससे अधिक से अधिक कमाया जा सकता है। ठीक है। उनके अनुसार मशीनीकरण से जो है उत्पादन लागत में जो है कमी आती है, और इससे जो है वस्तुएं सस्ती होती है और वस्तुओं की मांग जो है बढ़ती है। वस्तुओं की मांग बढ़ने के कारण साधनों की जो है मांग भी बढ़ती है और बेरोजगारी जो है दूर होती है, साधनों की आय बढ़ जाती है। किंतु सिसमांडी क्या कहते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। सिसमांडी जो है इस विचार की आलोचना करते ये कहते हैं, सिसमांडी के अनुसार मशीनीकरण में वृद्धि के कारण मानवीय जो साधन है, ठीक है, मानवीय जो साधन इसकी मांग जो है कम हो जाती है। ठीक है। जाहिर सी बात है जब किसी कंपनी में कोई 100 व्यक्ति काम कर रहे हैं, जब मशीन आ जाएगी तो उनकी जो है कह सकते हैं उनकी मांग, मनुष्य की जो बेरोजगार लोग हैं, ठीक है, उनकी मांग जाहिर सी बात कम ही हो जाएगी, और साधन जो है बेरोजगार होने लगते हैं, उनकी आय जो है कम हो जाती है, और आय कम होने के कारण उनका जो भोग है ये भी कम हो जाता है। इससे साधनों की जो उत्पादकता है ये भी कम होने लगती है। मशीनीकरण से धन का केंद्रीकरण होता है तथा समाज में वर्ग संघर्ष उत्पन्न होता है। इनका मानना है कि मशीनीकरण से जो है धन का केंद्रीकरण होता है। ठीक है। केंद्रीकरण मतलब होता है मशीन में जो भी मालिक होता है, मशीन लगवा दिया तो वो धन उसी जो है मालिक के पास ही केंद्रित रहता है। एक बार उसने रुपया लगा दिया फिर वही कमाता है, तो इससे क्या होता है, धन केंद्रीकरण रहता है मालिक के पास ही, और जिससे समाज में जो है वर्ग संघर्ष उत्पन्न होता है। ठीक है। फिर उन्होंने स्वतंत्र व्यापार का विरोध इन्होंने किया है, इस पर अपने जो है विचार इन्होंने प्रस्तुत किए हैं। तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री स्वतंत्र व्यापार पर जो है बल देते हैं, किंतु सिसमांडी ने स्वतंत्र व्यापार को एक सीमा से अधिक हानिकारक माना है। ठीक है। सभी जो अर्थशास्त्री वे कहते हैं कि स्वतंत्र जो व्यापार होता है वे अच्छा व्यापार है, इस पर बल देते हैं।
जबकि सिसमांडी ऐसा कुछ भी नहीं चाहते हैं। सिसमांडी कहते हैं कि स्वतंत्र व्यापार को एक सीमा से अधिक हानिकारक माना है। ठीक है, क्योंकि जो स्वतंत्र व्यापार है एक सीमा में होना चाहिए, ना कि सीमा से अधिक जब होगा तो एक हानिकारक साबित होगा। और स्वतंत्र व्यापार से शिशु जो उद्योग है ये नष्ट हो जाते हैं। और व्यापार जो होता है, स्वतंत्र व्यापार से एकाधिकार प्रवृत्ति में जो है वृद्धि होती है। स्वतंत्र व्यापार में प्रतियोगिता का स्तर जैसे जैसे बढ़ता जाता है, उत्पादक श्रमिकों का शोषण करने लगते हैं। मतलब इनका ये कहना है कि स्वतंत्र व्यापार में जो प्रतियोगिता होती है इसका स्तर जैसे जैसे बढ़ने लगता है, जो उत्पादक होते हैं, ये जो श्रमिक होते हैं, जो मजदूर होते हैं, उसका जो शोषण करने लगते हैं और कम मजदूरी देकर अधिक से अधिक जो है काम लिया जाता है। इसके कारण जो मजदूरों से अधिक काम लेते हैं लेकिन उनको कम मजदूरी दिया जाता है और लागतों को जो है कम करने का उत्पादन प्रयास करता है। सिसमांडी के अनुसार स्वतंत्र जो कह सकते हो जो व्यापार है, जो प्रतियोगिता है, ये समाज की सबसे बड़ी कीमत पूंजी जो है श्रम शक्ति को थोड़े से भौतिक सुख के लिए पूरी तरह से जो है बर्बाद कर देती है, इनका ही मानना है। फिर इन्होंने लाभ की आलोचना की है। तो सिसमांडी के अनुसार स्वतंत्र प्रतियोगिता के अंतर्गत लाभ जो है श्रमिकों के शोषण का प्रतिफल होता है। सिसमांडी जो है जो पूंजीपति होते हैं इसको जो है परजीवी वर्ग में शामिल करता है। सिसमांडी जो है इनके अनुसार उत्पादन का जो प्रमुख साधन है वो श्रम है और श्रमिकों के द्वारा उत्पादित वस्तु की बिक्री से प्राप्त जो आय होती है, जो आगम होती है, इस पर अन्य सभी वर्ग जो है जीवित रहते हैं और लाभ का हिस्सा रखने वाला परजीवी है। और लाभ जो है श्रमिकों के परिश्रम की लूट का परिणाम है, या लाभ जो है श्रमिकों के शोषण का उसका रिजल्ट है, उसका परिणाम है। तो इस तरह से आपको इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, चलिए फिर यहाँ से कार्ल मार्क्स जी के हम जो कि आर्थिक विचार है, इनका सबसे ज़्यादा एग्जाम में जो बनता है कार्ल मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक जो भौतिकवाद है, ये क्या है एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो यहाँ से हम इनके जो भी विचार हैं आपके पाठ्यक्रम में दिए हुए हैं, इनके सारे विचार आप लोग के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। तो कार्ल मार्क्स के जो द्वंद्वात्मक जो भौतिकवाद का जो मूल विचार है ये है कि भौतिक और जो आर्थिक स्थितियाँ है ये समाज और इतिहास को संचालित करती है। मतलब जो है भौतिक और जो आर्थिक स्थितियां हैं ये क्या करती हैं, ये समाज और इतिहास को क्या करती है, संचालित करती है, इसको चलाती हैं। और इसमें जो है अंतर्निहित संघर्ष, द्वंद्वात्मक जिसको कहते हैं द्वंद्ववाद, संघर्ष, जो द्वंद्ववाद का मतलब होता है संघर्ष, इसके माध्यम से परिवर्तन होता है। और यह सिद्धांत मानता है कि दुनिया पदार्थवादी है और सभी वस्तुएं भौतिक जगत के नियमों के अनुसार गतिशील और परिवर्तनशील है। ठीक है, तो ये सिद्धांत क्या मानता है कि दुनिया जो है पदार्थवादी है और सभी जो वस्तुएं हैं ये भौतिक जगत के नियमों के अनुसार गति करती हैं, परिवर्तनशील होती हैं। और मार्क्स के अनुसार सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाएं जो है आर्थिक व्यवस्था का परिणाम होती हैं और विचार की बजाय जो भौतिक उत्पादन है इसमें चेतना भी जो है निर्धारित होती है। ठीक है, तो ये था इनका कह सकते हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। फिर यहाँ से कुछ मुख्य बिंदु दिए जैसे कि भौतिकवाद और जो है द्वंद्ववाद क्या है, इनको समझेंगे हम एक एक अलग अलग करके इनको हम। तो भौतिकवाद क्या है, तो मार्क्स के अनुसार कार्ल मार्क्स जो है ये कहते हैं कि भौतिक वास्तविकता ही प्राथमिक है। मतलब ये कहते हैं जो भौतिक वास्तविकता है यही प्राथमिक है और भौतिक जगत ही सभी चीज़ों का आधार है। जो नेचर है, जो भौतिक जगत है, ये सभी चीज़ों का आधार है, उसकी जननी है। और जिसमें जो है विचार चेतना भी भौतिक मस्तिष्क की क्या है, उपज है। फिर द्वंद्ववाद की हम बात करें तो सभी वस्तुएं और समाज लगातार जो है परिवर्तन की प्रक्रिया में है। मतलब कोई भी समाज होता है, कोई भी वस्तु होता है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसमें परिवर्तन होता जाता है। जैसे कि पहले के समाज में, अब के समाज में काफ़ी परिवर्तन हुआ है, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन आए दिन सामाजिक परिवर्तन समाज में होता रहता है, चाहे किसी भी चीज़ में हो, व्यक्ति के पहनावे में हो, अभी उसके जो है खाने पीने की सामग्री में हो, अभी उसके रहन सहन में परिवर्तन हो। तो इस तरह से समाज में लगातार परिवर्तन होता रहता है, जो विपरीत जो है ताकतों के बीच संघर्ष से जो है संचालित होता है। उदाहरण के लिए जैसे कि उत्पादन शक्तियों जैसे कि मशीनें और जो है उत्पादन संबंधों जैसे कि मालिक और मजदूर, इसके बीच क्या है, संघर्ष होता रहता है। जाहिर सी बात है, पहले किसी काम को मजदूर लोग करते थे, अब क्या हुआ, जो मालिक है उसने मशीन लाया, ठीक है, जिसके कारण जो है जो मालिक है, जो मजदूर, इसके बीच में संघर्ष होने लगता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से एक इनका और भी विचार एग्जाम में बनता है कि ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि कार्ल मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या है, इसको समझिएगा। तो ये सिद्धांत बताता है कि समाज का सामाजिक, राजनीतिक और जो वैचारिक ढांचा है
उसके आर्थिक और भौतिक आधार मतलब जो उत्पादन के तरीके द्वारा ही निर्धारित होता है। और आर्थिक आधार में बदलाव से ही सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में भी परिवर्तन आता है। तो ये सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत कहता है कि आर्थिक आधार में बदलाव से ही मतलब आर्थिक आधार में जब बदलाव होगा, रुपए पैसे में जब बदलाव होगा, उसी के कारण सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में भी जो है परिवर्तन आता है। ठीक है। फिर है वर्ग संघर्ष। तो मार्क्स के अनुसार समाज में हमेशा वर्ग संघर्ष रहा है। ठीक है। पूंजीवाद में यह शोषक जिसको हम कह सकते हो बुर्जुआ और जो शोषित जिसको हम सर्वहारा वर्ग, इनके बीच में जो है संघर्ष होता रहता है। मतलब जो है कह सकते हो एक शोषक होता है, एक होता है शोषित। ठीक है। इनके बीच में संघर्ष रहता है। तो यह संघर्ष ही समाज में सामाजिक और ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख प्रेरक है। अब चेतना का निर्धारण, ये भी इनका सिद्धांत है। तो मार्क्स का मानना था कि व्यक्ति की चेतना जो है उसके सामाजिक और भौतिक स्तर से निर्धारित होती है, ना कि उसके सामाजिक स्तर को जो है चेतना से। मतलब इनका ये कहना है, ठीक है, चेतना के निर्धारण कहते हैं कि इनका मानना है कि व्यक्ति का जो चेतना होती है व्यक्ति की, उसका जो समाज है, ठीक है, उसका जो भौतिक स्तर है उसके द्वारा निर्धारित होती है उसकी चेतना। यदि हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो मार्क्स का जो निंदात्मक भौतिकवाद है एक ऐसा जो है दार्शनिक ढांचा है जो बताता है कि इतिहास और समाज भौतिक और आर्थिक शक्तियों के बीच संघर्ष से विकसित होते हैं। और यह सिद्धांत जो है सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों को समझने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण प्रदान करता है जो दार्शनिक विचारों से परे भौतिक और आर्थिक वास्तविकताओं पर जोर देता है। तो इस तरह से आपको लिखना है। फिर यहाँ से है से बाजार का नियम। तो यहाँ से हम जो कि जेबी से इनके काफ़ी इनके कह सकते हो इसमें जो विचार दिए हुए हैं। तो जेबी से का यदि कोई भी विचार है आपके पाठ्यक्रम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तो इनका बाजार का नियम है। तो बाजार का नियम यहाँ से हम करा दे रहे हैं। तो से का बाजार नियम के अनुसार इनका बाजार का नियम क्या है? जेबी से का बाजार का नियम इनका कहता है कि आपूर्ति जो होती है अपनी मांग जो है स्वयं उत्पन्न करती है। आपूर्ति क्या है? अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है। इसका मतलब यह हुआ कि किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन करने से ही उसके लिए आवश्यक आय प्राप्त होती है जो बाद में उस वस्तु को खरीदने की मांग पैदा करती है। इसका मतलब यह हो जैसे कि आप जो है किसी जो है कह सकते हो आप जूते बनाने वाली फैक्ट्री में आप काम करते हो, ठीक है। तो आप जो जूते बनाते हो तो वह जो है उस जो आपको उससे रुपया मिलता है तो आप भी कोई ना कोई चीज़ तो खरीदते हो, जैसे कपड़ा आपने खरीदा है, अभी अन्य कोई चीज़ खरीदा है, खाने पीने की सामग्री। तो इनका कहना मतलब होता कि आपूर्ति जो होती है, ठीक है, आपूर्ति अपनी जो मांग होती है स्वयं उत्पन्न करती है। ठीक है। किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो जो है उसको खरीदने के लिए जो ज़रूरत होती है वो रुपया पैसा ऑटोमेटिक या फिर मनुष्य खुद ही उसको कमाता है तब खरीदता है। ठीक है। वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन करने से ही उसके लिए आवश्यक आय उत्पन्न होती है। ठीक है। मतलब कोई चीज़ का उत्पादन आप करोगे तो करने के लिए उसके लिए आवश्यक जो आय उत्पन्न होती है जो बाद में उस वस्तु को खरीदने की मांग पैदा करती है। जब आप किसी चीज़ का उत्पादन करोगे तो उससे आपको आय मिलेगी, तो आपकी जो ज़रूरत होगी, ठीक है, जिसकी आपको पूर्ति करना है, तो उस वस्तु को आप खरीदोगे तो उसकी वह जो है मांग पैदा करती है। तो उदाहरण के लिए जैसे कि एक फैक्ट्री के द्वारा जूता बनाने से उन श्रमिकों को जो आय मिलती है, मान लो फैक्ट्री में जो मजदूर होते हैं जो जूता बनाते हैं उनको जो आय मिलती है, जो रुपया उनको मिलता है, तो जो आय का उपयोग करके वे जो है कोई वस्तु खरीदते हैं, जैसे कि खाने पीने की वस्तुएं, कपड़े खरीदते हैं। तो इस तरह से जो है कह सकते हो इनकी जो है मांग करते हैं फिर खरीदते हैं। तो इनका कहना मतलब यही है कि आपूर्ति जो है अपनी मांग जो है स्वयं उत्पन्न करती है। यही जेबीसे का नियम है। उदाहरण के लिए जैसे कि एक जूता जो है निर्माता कंपनी उत्पादन के लिए बहुत सारे जूते जो है बनाती है, तो इस उत्पादन में जो है कंपनी के कर्मचारी को वेतन मिलता है और कारखाने के मालिक को जो है लाभ होता है। तो यह वेतन जो है लाभ उस जो है पैसे के रूप में जो है खर्च होता है, जिसे ये लोग अन्य चीज़ें जैसे कि भोजन, कपड़े, घर, वस्तुओं फिर सेवाओं पर जो है खर्च करते हैं। तो इस तरह से जो है जूते के उत्पादन से भोजन, कपड़े जैसे अन्य जो है वस्तुओं की मांग जो है पैदा होती है। इसी को हम जेबीसे का बाजार नियम कहते हैं। ठीक है। चलिए, अब इसके नियम की 3 मान्यताएं हैं। इसमें जो है मुद्रा केवल एक माध्यम है। तो लोग जो है मुद्रा को जो है बचाकर नहीं रखते हैं। मतलब इनका ये कहना मतलब ये है कि लोग जो होते हैं मुद्रा को बचाकर नहीं रखते हैं बल्कि उसे खर्च करते हैं, जिससे मांग जो है उत्पन्न होती है, डिमांड जिससे उत्पन्न होती है।
फिर है बाजार दर में समायोजन। तो यदि जो है बचत और निवेश में कोई असंतुलन होता है तो जो ब्याज दरें हैं ये बदल जाएगी ताकि दोनों में संतुलन स्थापित हो सके। उसके बाद सरकारी हस्तक्षेप नहीं, तो सरकार की ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं होता है और बाजार स्वतः ही समायोजित हो जाता है। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिखना है। अब यहाँ से लास्ट में आपके जो दिया हुआ है कि जेएस मिल जी के जो आर्थिक विचार हैं इनको भी हम समझेंगे। तो इनके बहुत सारे आर्थिक विचार हैं, एक एक करके इनके हम आर्थिक विचारों को समझेंगे। एग्जाम में काफ़ी बार जेएस मिल के आर्थिक विचारों को पूछा गया है, वो भी लॉग में। तो इनका जो फुल फॉर्म है, इनका जो पूरा नाम है, कह सकते हो जेएस, इनका जो शॉर्टकट में कहते हो जेएस मिल। इनका फुल फॉर्म है, जे से होता है जॉन, एस से होता है स्टुअर्ट और मिल मतलब होता है जो कि मिल होता ही है। तो इनका जो पूरा नाम है जॉन स्टुअर्ट मिल, इनका पूरा नाम है। ठीक है, इन पर जो है विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं महाअनुभव पर जो है प्रभाव इनके ऊपर पड़ा, जिसके कारण जो उनके विचारों में एक कह सकते हो परंपरावादी प्रभाव दिखाई देता है और दूसरी ओर समाजवादी प्रभाव भी परिलक्षित होते हैं। दूसरे शब्द में कहा जाता है कि जेएस मिल के विचार परंपरावादी समाजवादी दोनों प्रकार के हैं। इनके जो भी विचार हैं एक तो परंपरावादी पर है, दूसरे समाजवादी, दोनों प्रकार के इनके जो है विचार हैं। तो जेएस मिल के जो आर्थिक विचार है इनको तीन जो है शीर्षकों में फिर तीन श्रेणियों के अंतर्गत जो है बांटा गया है। एक है परंपरावादी शाखा के पूर्ण जो है अनुयायी, दूसरा है परंपरा शाखा के जो है मतभेद, तीसरा है आदर्श समाजवादी विचार। इनके जितने भी इनके अंतर्गत विचार रखे गए हम सभी को समझेंगे। पहला इसमें जो है परंपरावादी शाखा के पूर्ण अनुयायी। सन 1848 तक जो है अर्थात राजनीतिक अर्थव्यवस्था के सिद्धांत के प्रकाशन के समय तक जेएस मिल को परंपरावादी शाखा का पूर्ण अनुयायी जो है पाते हैं। इस पुस्तक के अंतर्गत, ठीक है, इस पुस्तक के अंतर्गत अर्थात जो इनकी जो पुस्तक थी राजनीतिक अर्थव्यवस्था का सिद्धांत, ठीक है, इनकी पुस्तक थी। तो इस पुस्तक के अंतर्गत उसने जो है परंपरावादी के विरुद्ध की गई आलोचनाओं का खंडन करते हुए सिद्धांतों के दोषों को सुधार कर उन्हें जो है पूर्ण और वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया और मिल के द्वारा स्वीकृति और संशोधित प्रमुख परंपरावादी विचार जो है अग्रलिखित है। जैसे कि जो है स्वाहित का सिद्धांत इन्होंने दिया। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्वयं एडम स्मिथ द्वारा जो है किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार परंपरावादी विचारक यह मानकर आगे बढ़ते हैं कि हर एक व्यक्ति अपना हित चाहता है। ये सिद्धांत कहता है कि हर एक व्यक्ति अपना हित चाहता है, ठीक है, और इसी भावना से प्रभावित होकर वह विभिन्न कार्य जो है करता है। और आगे चल के यही सिद्धांत जो है सुखवादी सिद्धांत के नाम से पुकारा गया। ठीक है, स्वाहित सिद्धांत, ये इसको हम सुखवादी सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि एडम स्मिथ का सुखवादी सिद्धांत बताइए। ठीक है, तो एडम स्मिथ के द्वारा प्रतिपादित स्वाहित सिद्धांत जो अमानवीय मनोवैज्ञानिक पर आधारित था, जो बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति कम परिश्रम करके अथवा कम से कम त्याग करके अधिक से अधिक जो है संतुष्टि एवं जो है लाभ प्राप्त करना चाहता है। और स्मिथ का जो है विश्वास था कि स्वाहित से प्रेरित मनुष्य की जो आंशिक जो क्रियाएं हैं ये सामाजिक हित पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती हैं। इस मौलिक सिद्धांत के गुण के कारण ही परंपरावादी संप्रदाय को व्यक्तिवादी संप्रदाय भी जो है कहा जाता है। ठीक है, फिर उन्होंने एक सिद्धांत दिया है प्रतियोगिता का सिद्धांत। तो परंपरावादी विचारक जब व्यक्तिवादी के अनुयायी थे तब स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति को हर क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्रता भी देना चाहते थे और व्यक्तिवाद के समर्थन के साथ साथ स्वतंत्रता का समर्थन किए जाने के कारण व्यक्तिवाद संप्रदाय को स्वतंत्रतावादी संप्रदाय भी जो है कहा जाता है। और परंपरावादी अर्थशास्त्रों ने समस्त आर्थिक क्रियाओं में स्वतंत्रतावाद जिसको स्वतंत्र प्रतियोगिता, स्वतंत्र बैंक, स्वतंत्र व्यापार, ठीक है, इसकी दरें, स्पर्धा, नौकरी प्राप्त करने का अधिकार और आर्थिक जो है मामलों में राजकीय जो हस्तक्षेप ना करना, इसी को हम कहते हैं स्वतंत्रतावाद। ठीक है, इसको अपनाने को जो है कहा था क्योंकि ये हस्तक्षेप आपत्तिपूर्ण और उत्पादनकर्ता या फिर विक्रेता की स्वतंत्रता को नष्ट नहीं करते हैं, बल्कि क्रेता की जो स्वतंत्रता है उसको समाप्त, जो क्रेता है उसकी स्वतंत्रता जो है समाप्त हो जाती है। यह जो है सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक नियम सबके लिए लाभप्रद था क्योंकि इसमें जो है न्याय समानता विद्यमान थी। 1852 में प्रकाशित जो कि एक पुस्तक है, ठीक है, जिसका नाम है डिक्लेयर्ड इकोनॉमिक्स पॉलिटिक, जिसमें या फिर जिसे जो है परंपरावादी आर्थिक विचारों की संहिता कहा जाता है। इसमें जो है यहाँ तक कहा गया है कि औद्योगिक विश्व के लिए प्रतियोगिता का वैसा ही महत्व है जैसे कि भौतिक जगत के लिए सूर्य का
महत्व है। फिर अगला इन्होंने सिद्धांत दिया है मांग और जो है पूर्ति का नियम। तो परंपरावादी विचारकों ने बताया है कि किसी वस्तु का बाजार मूल्य उसकी मांग और पूर्ति के सापेक्षिक शक्तियों के द्वारा निर्धारित होती है और मूल्य और मांग में सीधा संबंध होता है, परंतु मूल्य और पूर्ति के विपरीत संबंध होता है। अर्थात यदि किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तो उसके साथ साथ उस वस्तु का मूल्य भी जो है बढ़ जाता है। इनका कहने का मतलब यह है किसी वस्तु की मांग जब बाजार में बढ़ने लगती है तो उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है, कोई वस्तु अच्छी आई बाजार में तो फट से बिक गई, तो जब अगली बार उसकी जब डिमांड बढ़ जाएगी तो महंगी होकर आएगी बाजार में, इनका यह कहना है। और यदि किसी वस्तु की मांग जो है कम हो जाती है तो उस वस्तु की जो मूल्य है ये भी जो है कम हो जाएगी। यदि किसी वस्तु की बाजार में डिमांड कम हो जाएगी तो उसका वैल्यू भी जो है कम हो जाएगा, ठीक है, घट जाएगा। फिर यहाँ से मिल ने जो है मांग व पूर्ति के नियम में कुछ संशोधित करके इसे वैज्ञानिक रूप देने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि यह सत्य है कि मूल्य में परिवर्तन हो जाने से मांग और पूर्ति में परिवर्तन हो जाता है। मिल ने कहा कि मूल्य उस सीमा तक निर्धारित होता है जहां मांग एवं पूर्ति एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं और किसी वस्तु का मूल्य इसी बिंदु के चारों ओर जो है चक्कर काटता है। और इस प्रकार मूल्य के सिद्धांत में साम्य के विचार और उल्लेख करके अर्थशास्त्र का एक नवीन सिद्धांत का समावेश किया गया है। फिर उन्होंने लगान का सिद्धांत दिया। ये कहते हैं मिल ने जो है रिकार्डो के लगान सिद्धांत है इसका समर्थन किया, क्योंकि जो लगान का सिद्धांत है रिकार्डो ने दिया था, जो कि मैंने आपको इससे पहले की जो क्लास कराई थी यूनिट जो है कि 5 की, उसमें मैंने आपको कराया था। तो रिकार्डो ने बताया कि आर्थिक लगान आर्थिक उपज और जो कम उपजाऊ भूमि की उपज के बीच में अंतर को कहते हैं। आर्थिक लगान जो सिद्धांत उन्होंने दिया है, लगान का सिद्धांत रिकार्डो ने, ये कहते हैं जो लगान हो चाहे जो टैक्स जिसको आप कह सकते हो, तो जो लगान देता है, जैसे कि कोई भूमि है, जैसे कि पहले लगान देते थे हर एक भूमि का सभी लोग, तो लगान जो है जैसे कि कोई भूमि बहुत उपजाऊ है, उस पर अच्छी खेती होती तो उसको अधिक जो है लगान देना पड़ेगा। कोई भूमि जिस पर खेती सही से नहीं होती तो उसको कम जो है लगान देना पड़ता था। तो इसी के बीच में जो अंतर होता है इसी को हम लगान का सिद्धांत कहते हैं रिकार्डो का, ठीक है। वही चीज इसमें लिखा हुआ है कि रिकार्डो ने बताया था कि आर्थिक लगान अधिक उपजाऊ और कम उपजाऊ भूमि की उपज के अंतर को कहते हैं। रिकार्डो ने अपने सिद्धांत को इन शब्दों में प्रतिपादित किया कि जब तक किसी देश में कोई भी भूमि जो कृषि योग्य है, ठीक है, कृषि योग्य है, जिसे जो है कानूनी परेशानी या जो अन्य किसी बाधा के कारण जो है उस पर खेती नहीं रोकी जाती है, ठीक है, तो जोती नहीं जाती है, तो उसे खराब भूमि से जिस पर जो है कृषि की जा रही है तो उसे लगान प्राप्त नहीं होता है। मतलब इनका कहना तो यह है कि जिस पर खेती होती है उससे लगान लिया जाता है, जिस पर खेती नहीं होती तो उससे जो है कोई भी लगान प्राप्त नहीं होता है। रिकार्डो के अनुसार यह नियम कृषि व कुछ जो है उद्योगों में लागू होता है, किंतु मिल के विचार में जो है लगान व्यक्तिगत और जो है योग्यता व व्यापारिक कुशलता के कारण भी उत्पन्न होता है। उसके जो है मत अनुसार, मतलब जो है जैसे मिल के मत अनुसार एक कुशल व योग्य उत्पादक को कम कुशल और कम योग्य उत्पादक की अपेक्षा जो अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है वह लगान की प्रकृति का होता है। इस प्रकार मिल ने जो है रिकार्डो के ही लगान सिद्धांत को स्वीकार किया और व्यक्तिगत योग्यता को सम्मिलित करके इसे व्यापक बना दिया। इसी तत्व को मार्शल ने योग्यता लगान भी जो है कहा है, ठीक है। रिकार्डो का जो लगान सिद्धांत था इसको जो है कह सकते हो जो जेम्स मिल है इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। फिर है लाभ का सिद्धांत। तो मिल ने जो है लाभ को ब्याज से जो है पृथक नहीं किया, किंतु उन्होंने इस बात को माना कि साधारण लाभ की जो दर है ब्याज की दर से अधिक होती है, किंतु मिल ने जो है लाभ को पूंजी के जो है विनिमय के कारण प्राप्त होने वाले शुद्ध आय माना है। या पूंजीपतियों को मिलने अतिरिक्त है जिसमें जोखिम, निपुणता, उपभोग जो है स्थगन आदि का पुरस्कार भी इसमें शामिल होता है। तो मिल ने जो है लाभ को दो चीज़ों का आधार जो है माना है, एक है श्रम की उत्पादन शक्ति, दूसरा है उत्पादकता की राशि जो श्रमिकों की सहायता के लिए लगाई गई हो। किंतु मिल ने लाभ का वास्तविक कारण इस तत्व को भी माना है कि श्रमिक अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करते हैं। और मिल ने जो है रिकार्डो के इस निष्कर्ष को स्वीकार किया कि लाभ की दर मजदूरी पर निर्भर करती है और मजदूरी के कम होने पर जो है लाभ बढ़ता है और मजदूरी के बढ़ने से लाभ जो है कम होता है। किंतु उन्होंने एडम स्मिथ के इस विचार को स्वीकार नहीं किया कि
जो है स्पर्धाशील पूंजी होने के कारण लाभ घटता है। इसके विपरीत उन्होंने बताया कि सदैव जो है लाभ की ऐसी दर विद्यमान रहती हैं जो लोगों को प्रलोभन देती हैं और वे जो है बचत करें और उत्पादन कार्यों में लगाए। लाभ की दर जो है दो बातों पर निर्भर करती हैं, एक है संचय करने की तीव्रता, दूसरी है पूंजी की सुरक्षा। इन दो बातों पर निर्भर करती है। तो इन्होंने क्या बताया जेसमिल ने, ये कहते हैं कि लाभ की जो है दर मजदूरी बढ़ने पर, मतलब जो है लाभ की जब दर होती है, मान लो मजदूरी जब बढ़ जाती है उस पर निर्भर करती है। कहते हैं मजदूरी के कम होने पर, मजदूरी जब कम हो जाएगी, जाहिर सी बात है किसी व्यक्ति को 500 रुपया मिलता था, अब इसको 400 रुपया मिलने लगेगा, तो जाहिर सी बात है जब मजदूरी कम हो जाएगी तो लाभ के कम होने पर लाभ बढ़ता है, इनका ये कहना है। और मजदूरी के बढ़ने से लाभ जो है कम होता है। किंतु उन्होंने एडम स्मिथ के विचार को स्वीकार नहीं किया। ये विचार जो था एडम स्मिथ का था, लेकिन ये विचार गलत था। जाहिर सी बात है जब 500 मिलेगा तो लाभ आपको ज़्यादा होगा, 400 में कम होगा। इसीलिए जो है जेसमिल ने इस विचार को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा जब जो है मजदूरी बढ़ेगी तभी लाभ होगा, इनका ये कहना है। ठीक है, फिर उन्होंने श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया। स्मिथ की तरह जो है मिल ने भी जो श्रम विभाजन के जो लाभ है, जो हानियां है, इसका उल्लेख किया है। श्रम विभाजन की प्रशंसा करते हुए उन्होंने लिखा है कि एक ही काम के विभिन्न जो है भागों को पूरा करने के लिए शारीरिक जो शक्ति है, जो बुद्धि की विभिन्न श्रेणियों की आवश्यकता होती है, और वे लोग जो सबसे अधिक कठिन काम करने की बुद्धि और सरल जो है काम करने के लिए शारीरिक जो शक्ति रखते हैं, ऐसे कामों द्वारा और अधिक लाभकारी उपयोगी जो है बना दिए जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को कार्य अपनी योग्यता के अनुसार किया जाता है या फिर दिया जाता है। मतलब जो व्यक्ति को कार्य करने की जो योग्यता है वही उसको कार्य दिया जाता है। जब प्रत्येक प्रक्रिया में निपुणता और शक्ति की उतनी ही मात्रा लगाई जाती है जितना की आवश्यकता होती है, तथा इससे अधिक जो है नहीं तो उत्पादन सर्वाधिक जो है कुशल होता है। मतलब इनका कहना ये है कि जो व्यक्ति जिस काम के लिए कुशल है, जो कर लेगा काम, वही उसको जब कार्य दिया जाता है तो वो कार्य जाहिर सी बात है अधिक मात्रा में कुशल होगा, उससे उत्पादन भी अच्छा होगा। तो मिल के मत अनुसार श्रम विभाजन का जो क्षेत्र है बाजार के विस्तार और रोजगार की प्रकृति पर निर्भर करता है, जिसमें अनेक बातें सम्मिलित है, जैसे कि कम जनसंख्या, निर्धनता, सड़कों व जो है जल यातायात की कमी और श्रम संगठन का अभाव इत्यादि। ठीक है, फिर उन्होंने उत्पादक और जो है अनुत्पादक श्रम का सिद्धांत उन्होंने दिया है। तो स्मिथ की भली भांति इन्होंने भी जो है श्रम को दो भागों में बांटा है, एक है उत्पादक और जो है अनुत्पादक श्रम। तो मिल ने कहा जेसमिल ने कहा कि उत्पादक जो है श्रम वह श्रम है, इन्होंने कहा है जेसमिल ने कि उत्पादक जो है श्रम वह श्रम है जो धन या भौतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो है श्रम है जो धन या भौतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है। इसके विपरीत अनुत्पादन जो है श्रम में जो है अनुत्पादन जो श्रम है इसमें जो मिल है, इन्होंने कहा कि उन मनुष्यों के कार्यों को सम्मिलित किया जो धन का उत्पादन नहीं करते हैं बल्कि भौतिक वस्तुओं का उपयोग करके समाज को निर्धन बना देते हैं। इसमें क्या है, इसमें अनुत्पादन का मतलब यह होता है कि इसमें वे व्यक्ति हैं जो किसी चीज का उत्पादन नहीं करते हैं बल्कि जो भौतिक वस्तुएं हैं इसका उपयोग कर करके के समाज को जो है गरीब बना देते हैं, निर्धन बना देते हैं। तो इस दृष्टि से सेवाओं का सर्जन करने वाले सभी व्यक्ति अनुत्पादक माने जाते हैं। ठीक है, उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट हो जाता है कि मिल ने परंपरावादी सिद्धांतों का सिर्फ एक कथन ही नहीं बल्कि इसे संशोधित करके सुधारने व अधिक जो है व्यापक बनाने का प्रयास किया है। और यह भी सच है कि उसने जो है अपने समय के पहले प्रस्तुत किए गए जितने भी सिद्धांत उसका विश्लेषण किया, एक ही स्थान पर इकट्ठा किया और साथ ही भावी विकास का एक कह सकते हो नया मार्ग भी दिखाया। उसके बाद है परंपरावादी शाखा के कुछ मतभेद हैं, जैसे कि अर्थशास्त्र की परिभाषा व क्षेत्र। तो परंपरावादी लेखक ने अर्थशास्त्र को केवल विज्ञान के रूप में स्वीकार किया है, किंतु मिल ने जो है अर्थशास्त्र को विज्ञान के साथ साथ कला भी जो है माना है। जितने भी परंपरावादी जो लेखक थे वे कहते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है, केवल एक विज्ञान है, लेकिन जेस मिल कहते हैं कि ये विज्ञान तो है ही लेकिन साथ साथ एक जो है कला भी है, एक आर्ट भी है, क्योंकि इनका कार्य मानव कल्याण, समाज की प्रगति के मार्ग को भी जो है बताना है। और मिल की इच्छा थी कि अर्थशास्त्र को ऐसा जो है विषय बनाया जाए जिसके अध्ययन से समाज का जो है सुधार हो सके। उनका विश्वास था कि अर्थशास्त्र पर दोनों ही दृष्टिकोण से वास्तविक और आदर्शात्मक अध्ययन होना चाहिए, या नहीं कि अध्ययन अन्य सामाजिक जो विज्ञानों के संबंध में भी जो है किया जाए। ठीक है, अतः जेस मिल ने
अर्थशास्त्र के क्षेत्र का जो है व्यापक बना दिया। ठीक है, इनका मानना है कि जो अर्थशास्त्र है ये विज्ञान और आर्ट दोनों है। ठीक है, चलेगा। फिर उन्होंने आर्थिक नियम दिया। तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का विश्वास था कि आर्थिक नियम सर्वव्यापी होते हैं, जो प्राकृतिक नियमों की भांति सब स्थान पर हर समय में कार्यशील होते हैं। किंतु मिल ने इसे भिन्न जो है विचार प्रस्तुत किया। मिल ने जो है इससे अलग अपना विचार दिया। उन्होंने बताया कि हम जो है उत्पत्ति के नियमों को प्राकृतिक या जो है सर्वव्यापी भले ही कह ले, परंतु जो वितरण है संबंधी जो नियम है मनुष्य के द्वारा बनाए गए, जिसके कारण इसके स्थान और कला के संदर्भ में परिवर्तन होता रहता है। इनका कहना मतलब ये है कि जो कह सकते हो जो वितरण संबंधी जो नियम है इसके द्वारा जो बनाए गए हैं, तो इसके कारण जो स्थान है, जो कला है, इसमें परिवर्तन होता रहता है। इनका कहना मतलब ये है। फिर है अध्ययन प्रणाली। तो पहले जो है मिल ने निगमन प्रणाली को अपनाया था, जैसे कि परंपरावादियों ने किया था। उन्होंने इस प्रकार को अनसेटल्ड कन्वेंशन नामक पुस्तक में जो है अपनाया था, किंतु बाद में कॉम्पिटेंस से प्रभावित होकर उनको जो है यह विश्वास हो गया था कि यह जो है प्रणाली सामाजिक विज्ञान के लिए एक हानिकारक है। उन्होंने जो है ठोस निगमन प्रणाली अर्थात आगमन और निगमन प्रणाली को मिश्रित को जो है कह सकते हैं उसके मिश्रण को जो है अपनाया था। फिर उन्होंने आर्थिक गतिशीलता का सिद्धांत दिया है। तो परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक जो समस्याएं हैं उसका जो अध्ययन एक स्थिर और समाज की पृष्ठभूमि में किया था, और जहां सभी बातें यथावत रहती हैं। मिल ने बताया कि जो वास्तविक संसार है इसमें सभी बातें स्थिर नहीं रहते हैं बल्कि बदलती रहती हैं। अतः उन्होंने गतिशील जगत की परंपराओं का अध्ययन करने का प्रयास किया है। और वास्तव में मिल ने जो है प्रथम वे ऐसे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने आविष्कारों, व्यापार योग्यता, संगठित कार्य आदि प्रभावों को जो है विचार में लिया था। फिर इन्होंने आर्थिक जो है विचार और स्थिर समाज की इन्होंने जो है इस पर विचार दिए हैं। तो मिल ने जो है समाज की जो प्रगति का जो अभाव है उत्पादन और वितरण का अध्ययन करते हुए कि स्थिर अवस्था का चित्र जो है प्रस्तुत किया। यह एक जो है नया विचार था। मिल का कथन था कि आर्थिक विकास वह स्थित है जहां जनसंख्या, पूंजी और उत्पादन, तकनीकी आदि जो आधारभूत तत्व जो है बदलते रहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से आदर्श जो है समाजवादी विचारक, इसको हम समझेंगे। इनका जो तीसरा बिंदु था, तो यद्यप जो है जेम्स मिल ने अपने परंपरावादी सिद्धांत को स्वीकार किया, जिसके कारण उसे जो है परंपरावादी कहा जाता है। इन्होंने जो परंपरावादी जो सिद्धांत इसको स्वीकार किया था, इसीलिए इनको परंपरावादी सिद्धांत कहा जाता है, इनको परंपरावादी कहा जाता है। परंतु मिल ने जो है अपने युग की जो विचारधाराएं हैं, जो परिस्थितियां हैं, इससे जो है अछूत नहीं रहे। उन्होंने सिस्मांडी, अगस्त काम्पटे, सेंट जो है साइमन के समाजवादी विचारों से प्रभावित होकर कुछ समाजवादी सुझाव जो है प्रस्तुत किए। यह स्मरणीय है कि मिल को जो है पूर्ण रूपेण समाजवादी विचारक नहीं कहा जा सकता है। इसका कारण यह है कि मिल ने समाजवादी कार्यक्रम कहकर पुकारा है। निश्चय ही मिल के समाजवादी विचारों में भी जो है व्यक्तिवादी की छाप जो है दिखाई देती है। यही कारण है कि प्रोफेसर जीड एवं जो है रिस्ट ने मिल के समाजवादी विचारों को व्यक्तिवादी विचारक से जो है कह सकते हो विचार बड़े जो है अनूठे थे, और वे सभी सामूहिक कार्यों के बीच व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्राप्त करना चाहते थे। उसने जो है स्वयं लिखा है कि उन्होंने स्वयं लिखा है कि किस प्रकार सामूहिक जो है स्वामित्व द्वारा विश्व के कच्चे माल संयुक्त श्रम के लाभों के समान वितरण के साथ कार्य करने के अधिकतम व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है समन्वित की जाए। तो उक्त जो है कथनों के साथ ही मिल ने जो है अपनी आत्मकथा में अपने कार्यक्रम की पूर्ति के लिए 3 जो है विचार भी प्रस्तुत किए हैं। पहला है मजदूरी जो है प्रणाली का उन्मूलन और सहकारी उत्पादन जो संगठन की स्थापना। फिर है भूमि कर के द्वारा लगान का समाजीकरण करना। फिर तीसरा है उत्तराधिकारी के नियमों को प्रतिबंधित करके धन की जो विषमताएं हैं उसको कम करना। तो ये थे जेम्स मिल के आर्थिक विचार। ठीक है, जो कि परंपरावादी थे, कुछ समाजवादी थे। वैसे तो परंपरावादी इनके काफ़ी विचार थे। तो इस तरह से इसमें से कोई भी विचार आपका एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, ये हमारी क्लास आज की यूनिट जो 6 है पूर्णतः हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगले दिन हमारी यूनिट 7 आएगी, फिर इसके बाद 8। पूरा इसी महीने में पूरा का पूरा सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अन्य हमारे जितने भी सब्जेक्ट थे उसकी क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं। आप जाकर चैनल में हमारी सारी की सारी क्लासें आप चैप्टर ले सकते हैं, मॉडल पेपर भी देख सकते हैं, और महासंग्राम की भी क्लास जो कि एग्जाम से पहले हमारा आ जाएगी, उसकी भी क्लास। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे कोई भी मेरा वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।